खुश आमदीद। खैर मकतब है आप सभी सामीर और नाज़रीन का इस कनात पे। आज हम सेमेस्टर 1 उर्दू माइसी 1 की पहली यूनिट पढ़ेंगे। पहली यूनिट में हमें नावल के बारे में जानना है। इसके बाद हमें प्रेमचंद के नावल निर्मला पढ़ना है। पहले हम नावल पढ़ेंगे, नावल के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रेमचंद की नावल पढ़ेंगे। आइए नावल के बारे में जानते हैं। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आई हैं और हम इन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। यह भी बता रहा है कि नावल एक ऐसा सिन्फ है जिसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी को दिखा दिया जाता है। इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आई, वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहता था, उसने क्या किया, और भी हर चीज़ जो उसके ज़िंदगी में हुई हो। ऐसा लिखा जाता कि मानो वो सारे मंज़र उसकी आंखों के सामने हो रहे हो। यही नावल की असल पहचान है। अब यह देखते चले कि लफ्ज़ नावल के क्या माने हैं। नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मानी है नया। यह नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आई। हमारे अहल अलीम ने अंग्रेज़ी नावल देखे और पसंद किए तो दास्तान को तर्ज दिया और इनके जगह नावल को अपना लिया। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि नावल जो है वो नाविला लफ्ज़ से निकला है और वह अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है हमारे अदबी दुनिया में। यहाँ पे देखेंगे नावल के अज्जाए तरकीबें। नावल के 7 अज्जाए तरकीबें हैं। देखिए पहला किस्सापन, दूसरा प्लाट, तीसरा वाक़या, चौथा किरदार, पांचवा पश मंज़र, छठा ज़बान व बयान, सातवां नुक्ता नज़र। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। पहला है किस्सापन। किस्सापन में है नावल की बुनियादी किसी न किसी वाक़ये या किसी किस्से पर होती है। नावल का किस्सा हकीकत पर मबनी होता है। या वे बता रहे कि नावल में जो भी कहानियाँ, जो भी चीज़ लिखी जाती है वो हकीकत के बारे। किस्सापन कहानी को कहते हैं। एक नावल के लिए किसी न किसी किस्से का होना बहुत ज़रूरी होता है। नावल में किस्सापन ना हो तो इसमें दिलचस्पी नहीं रहती। नावल वजूद में ही इस तरह आता है कि किस्सा कोई वाक़या वजूद में आया और इस लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसके सारे तवज्जो इसी पर रहती है कि क्या हुआ और आगे को क्या होने वाला है। यानी जो नावल को पढ़ते हैं उनका पूरा ध्यान इसी में रहता है कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में दिलचस्पी की वजह से उन्हें आगे के मंजर जानने में ख्वाहिश होती है। किसी भी नावल का कामयाबी किरदार और मदार किस्सा की दिलचस्पी पर होता है। दूसरा देखेंगे प्लाट। नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते रहते हैं जिन्हें नावल निगारी सलीके के साथ एक लड़ी पर वादियात है। वाक़यात की ऐसी लड़ी का नाम प्लाट है। वाक़यात की तरतीब बहुत बेऐब होनी चाहिए, यानी एक के बाद जब दूसरी वाक़यात पेश आए तो अक्ल तस्लीम करके बेशक ऐसा ही होना चाहिए। यानी नावल में जो भी चीज़ रहती है, जो भी कुछ लिखा होता है वो इस तरह होता है कि अगर एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ा होता है। तीसरा है वाक़या। नावल के वाक़यात हकीकत पर मबनी होते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि नावल में जो भी कुछ लिखा जाता है वो हकीकी ज़िंदगी से लिया जाता है, हकीकी ज़िंदगी को लिखा जाता है। नावल के वाक़यात हमारे समाज की तर्जुमानी करते हैं और इसके वाक़यात एक दूसरे के साथ मरबूत होते हैं। चौथा है किरदार निगारी। नावल में मुसलसल अमल होता रहता है, यानी वाक़यात पेश आते रहते हैं। यह वाक़यात अफराद के ज़रिए ही पेश आते हैं। इन अफराद किस्से को किरदार कहते हैं। किरदारों की पेशकश किरदार निगारी कहलाती है। यानी नावल में जो भी वाक़यात पेश आता है वो किसी न किसी किरदार के ज़रिए ही पेश आता है। नावल में किरदार के बिना नावल अधूरा है, यानी ये भी कह सकते हैं नावल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर किरदार ही ना हो तो कोई कहानी कैसे बने। इसलिए नावल में किरदार का होना बेहद ज़रूरी है। किरदारों की पेशकश किरदार निगारी कहलाता है। नावल पढ़ते हुए यह महसूस होना चाहिए कि किरदार असली ज़िंदगी से
لے گئے ہیں اور ان میں حقیقت کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ناول کامیاب ہوگا۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ اور دوسرا سپاٹ۔ جو کردار جتنے جاگتے ہوتے ہیں وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پیش کرتے ہیں، وہ پیچیدہ کہلاتا ہے، اور جو زندگی کے صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں، مثلا اچھے ہیں تو اچھے اور برے ہیں تو برے، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی میں انسان حالات کے مطابق تبدیلی ہوتا ہے۔ پانچواں ہے پس منظر یا منظر کشی۔ کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش اور پردہ سیر بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو فنکار اس کی تصویر کھینچ دے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ خود جائے کردار پر موجود ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، گویا منظر نگاری پیش منظر کا ہی ایک حصہ ہے۔ منظر نگاری کے نقطہ نظر سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول ہے۔ چھٹا ہے زبان و بیان۔ کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ بات چیت ہے جو کردار آپس میں کرتے ہیں یا گفتگو مکالمہ کرتی ہے۔ جس کردار کو جس موقع پر جو بات کہی جائے، فنکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منہ سے وہی بات ادا کروائے۔ مطلب یہ ہے کہ مکالمہ فطری مناسب موضوع اور مختصر ہو۔ ناول کے مکالمے ہی ہے جو کرداروں کے ذہن سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ نذیر احمد، سرشار رسوا اور پریم چند مکالمے نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ آخری ہے ساتواں نقطہ نظر۔ ہر فنکار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کی ہر تخلیق میں کار فرما رہتا ہے، لیکن کسی ناول میں نقطہ نظر بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی معجزہ نشین کی طرح نقطہ نظر کو ناول میں جاری ساری تو ضرور ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہونا چاہیے کہ فن پر حاوی ہو جائے اور ناول کے حسن کو مجروح کر دے۔